अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ हमेशा की तरह मैं हूँ सैयदा अरमिला हसन। जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होगा। आज वीकेंड है तो आगाज़ और भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि कल छुट्टी होती है, तो ऐसे में कुछ एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। मेरी भी छुट्टी है, मतलब बहुत लंबे हफ्ते के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि आपको छुट्टी मिल रही है और इस छुट्टी में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम कुछ भी नहीं हो पाते और आप सुस्ती में पूरा दिन गुजार देते हैं और मंडे ब्लूज जो आपके होते हैं ना, फिर उसके बाद दैट फीलिंग इज वर्स्ट। एनीवेज जनाब, एज यूजुअल आगाज में हम आपके साथ रिसर्च शेयर करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें दुनिया भर से आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो आज की जो पहली इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि वो साल 2019 में जो खूबसूरत तरीन इमारत होगी उसके हवाले से एक कंपटीशन किया जा रहा है और वो कंपटीशन जी है दुनिया भर में निहायत खूबसूरत बुलंदोबाला और इख्तराई इमारत बनाई जा रही हैं। ये एक तरफ तो ये इमारतें जो हैं फन तामीर का शाहकार हैं, तो दूसरी तरफ इनकी तामीर में किसी मकसद को या थीम को भी मद्देनजर रखा जाता है। आलमी शोहरत याफ्ता जनाब एक बरतानवी तामीराती कंपनी है जिसने साल की बेहतरीन इमारत के अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस जो हैं वो तलब की हैं और इस कंपनी को दुनिया के 87 ममालिक से 4,500 नॉमिनेशंस मौसूल हुई, जिनमें से 267 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अब ये कंपनी जो है इन 267 जो तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं उनका जायजा ले रही है, जिसमें से 3 को फाते करार दिया जाएगा। अच्छा जी, इस कंपनी के मुताबिक इन तामीरात को 3 लफ्जी थीम खूबसूरत, इख्तराई और फायदेमंद के क्राइटेरिया पर जज किया जाएगा और इसके मुताबिक परखा जाएगा। और आपको डिजाइन की गई चंद इमारत जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नॉमिनेशन की गई है। एक दावेओ है डेनमार्क में, ये वो बिल्डिंग है। डेन आर्ट म्यूजियम है जो कि चाइना में है। जमील आर्ट सेंटर है जो कि दुबई में है और एक डाटी हाउस है चीन में और इसके अलावा मासा बेकरी एंड कैफे है कोलंबिया में। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनकी पिक्चर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये बिल्डिंग्स जो हैं नॉमिनेट की गई हैं उस कंपटीशन के लिए, जिसमें 267 जो तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया है और अभी इनको जज किया जा रहा है कि किस तरह से ये फ़ायदेमंद है, इख्तराई है और खूबसूरत है। इन तीनों क्राइटेरिया पे जो ये पूरी बिल्डिंग उतरेगी वही फाते करार दी जाएगी और 3 बिल्डिंग्स को फाते करार दिया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या इस तरह की बिल्डिंग्स की बात करें तो दुनिया भर में बेतहाशा जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी एक बड़ी शक्ल हमें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की, होटल्स की, किसी भी लाउंज की शक्ल में हमें नज़र आती है कि किस तरह खूबसूरत अंदाज में ये बनाई जाती है। तो जनाब ये वाली जो बिल्डिंग हमने आपको दिखाई है ये भी फ़न तामीर के एतबार से तमाम जो है शॉर्टलिस्ट की गई है। अब देखना ये है कि कौन सी बिल्डिंग जो है फ़ायदेमंद भी है, इख्तराई भी है और खूबसूरत भी है। अच्छा जी, बिल्डिंग्स वाकई देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन इनका पर्पस भी ऑब्वियसली एक है और थीम है, उसके अकॉर्डिंग इनको जज किया जाएगा। लेकिन अगली रिसर्च हम आपको बताने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी सब्जियां होती हैं, फल होती हैं जो किसी न किसी बीमारी के खिलाफ आपको क़ुव्वत नदाफ़त देती हैं। और आज हम सुर्ख प्याज के हवाले से बात करेंगे जो कि ब्रेस्ट कैंसर के जो ग्राम में जो कह लें एक ढाल बन सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और तेज़ी से फैल रहा है ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में और जो ख़वातीन में इसकी रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर अगर आप खुदा न खास्ता इस बीमारी को अवॉइड करना चाहते हैं तो सुर्ख प्याज को अपने खाने का लाजमी हिस्सा बना लें। हाल ही में एक तहकीक हुई जिसके मुताबिक सुर्ख प्याज जो है ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ ढाल साबित हो सकती है। कनाडा की जी यूनिवर्सिटी है जिसमें एक रिसर्च की गई और इस रिसर्च के मुताबिक सुर्ख प्याज कैंसर के खिलाफ भरपूर मज़ामत कर सकती है और कैंसर के खुलियात को पैदा होने से रोकती है। तहकीक के लिए जी माहिरीन ने सुर्ख और दीगर रंगों की प्याज को कैंसर के खुलियात के सामने रखा और इन्होंने देखा कि दीगर रंगों की प्याज के मुकाबले में जो सुर्ख प्याज होता है वो कैंसर खुलियात पर भरपूर वार करता है। तहकीक के बाद जी और तहकीक के मुताबिक सुर्ख प्याज कैंसर के खुलियों के दरमियान आपस के राब्ते को मुनक़ता करती है और उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें वो ज़्यादा परवान नहीं चढ़ सकते या उनकी अफजाइश नहीं हो सकती। अच्छा, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में बल्कि जो इंटेस्टाइनल कैंसर होता है या लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का कैंसर जिसको हम कहते हैं और या दीगर इकसाम के कैंसर्स हैं उनके खिलाफ भी ये
मुआवन साबित हो सकती है। यानी सुर्ख प्याज का इस्तेमाल, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी मकदार मौजूद होती है जो कि कैंसर समेत दीगर बीमारियों से भी आपको हिफाजत फराहम करती है। वैसे प्याज खाना एक अच्छी आदत है और कहा जाता है कि सैलेड में इसका इस्तेमाल क्या करें। हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें तो प्याज का इस्तेमाल होता ही है, तो सुर्ख प्याज का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ कैंसर बल्कि आप दीगर बीमारियों को भी अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा जी, सिर्फ प्याज किस तरह से आपको कैंसर से बचा सकती है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, और उनमें से सबसे बढ़कर ये गैजेट्स हैं जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अगर आप सोचें कि अगर आप पूरा दिन या एक वीकेंड पे अपने किसी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते और उसके बदले आपको इनाम दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो भी रहा है जी। ये कंपनी है एक इंटरनेट पर, वाइडर कंपनी है, जिसने एक वीकेंड के लिए ज़बरदस्त चैलेंज पेश किया। और वो चैलेंज क्या है कि आपको एक वीकेंड तक मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन रहना है और उसके लिए आपको $1000 दिया जाएगा। ये कंपनी सिर्फ एक वीकेंड पर ऑफलाइन रहने वालों को, यानी कंप्यूटर और मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करने वाले को $1000 देगी। satelliteinternet.com का कहना है कि डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज में जनूबी कैरोलिना के जो नेशनल पार्क है उसमें एक वीकेंड ऑफलाइन रहने वालों को $1000 दिए जाएंगे, और इस चैलेंज में हिस्सा लेने वालों में से 3 में से 2 दिनों तक कोई भी जो टेक डिवाइस है उसकी इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। कंपनी कहा जी कि इस चैलेंज के आखिरी रोज जो हिस्सा लेने वाले अफराद होंगे वो अपनी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकेंगे। अच्छा जी, इस चैलेंज में शिरकत के लिए दरख्वास्त गुजारों में से एक खुशकिस्मत शख्स को चुना गया है और 26 अगस्त को चुना जाएगा। अच्छा जी, सबसे बढ़कर के उसको एक माहौल दिया जाएगा जहां उसको ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो नेचर से थोड़ा करीब होगा और उसको ये डिजिटल या आप कह लें टेक डिवाइसेस को यूज़ करने की ज़रूरत इस तरह से पेश नहीं आएगी कि शख्स को एयर कंडीशन कमरा दिया जाएगा, गर्म पानी का टब दिया जाएगा, तालाब होगा, ताज़ा पानी होगा, सहूलियात के साथ साथ उसको रिहाइश फराहम की जाएगी। और इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले जो है वो करीब जहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटेशन दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, वो पहाड़ों पर भी जा सकेंगे, तालाब में नहा सकेंगे, किताब पढ़ सकेंगे और सबसे बढ़कर रात को आसमान को देख सकेंगे। यानी कि आप अपने फ़ोन की बजाय आसमान पे तारे गिन सकते हैं। तो ये मुकाबला जो है इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि आपको एक वीकेंड की बात है, आपने ऑफलाइन रहने और अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, किसी भी डिजिटल जो आपकी जिससे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विजिट करते हैं उससे आपको दूर रहना है और सिर्फ नेचर से करीब रहना है, और इसके बदले में आपको $1000 दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा, वैसे हमें अंदाज़ा होता है कि 1 घंटा भी हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो ना, अक्सर आप जगहों पे जाए जहाँ आपको मोबाइल फ़ोन काउंटर पे जमा करा के कहीं अंदर जाना पड़े तो आपको कुछ हो रहा होता है, आपके हाथ खाली हैं, भाई कहाँ गया हमारा फ़ोन। तो ये वाली फीलिंग जो है आपको एक वीकेंड बर्दाश्त करनी है और उसके बाद फिर आप इनाम जीतेंगे। आज हुरैन और अदयान की बर्थडे है, उन्हें जागो लाहौर और लाहौर न्यूज़ HD की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये जी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनके बच्चे हैं दोनों, दे आर ट्विंस राइट, ये ट्विंस है ना दोनों? हाँ जी, ट्विंस हैं और हुरैन और अदयान की बर्थडे, इनको हमारी तरफ से, जागो लाहौर की तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे और माशाल्लाह ज़बरदस्त। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. अच्छा, मेरे पे केक डाल दिया शराज साहब ने और मैंने रात को नंबर भेजा कि भाई ऑर्डर कर दे केक, मतलब नहीं मेरे पे डालने, फुप्पो ने केक भेजना था, भेजा नहीं। एनीवेज जी वेरी हैप्पी बर्थडे इन दोनों बच्चों को, ये अपने अपने अजीम अब्बा को बर्दाश्त करते हैं, इनकी हिम्मत की भी दाद है। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। अभी का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे नेगेटिव एटीट्यूड में कि इंसान को नाकाम बनाने वाले वो कौन से रवैये हैं, उस पर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर नासिर हुसैन साहब ने, इनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
सबसे पहले तो प्रोफेसर हम बात करें कि इंसान को अगर नाकाम करने वाले रवैयों की बात करें तो 2 अहम रवैये वो कौन से हैं? इस डिटेल में जाने से पहले मैं एक मिसाल से रवैयों की अहमियत जो है वो क्या है उस पर बात करूँगा कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और साथ जो है वो हैंड ब्रेक जो है वो लगाई हुई है, उसको पुल किया हुआ है, तो एक हाथ हैंड ब्रेक पे है जो जिसने व्हील्स को रोका हुआ है और आपका एक पाँव जो है वो एक्सेलरेटर पे है। आप एक्सेलरेटर भी प्रेस करते जा रहे हैं और साथ ब्रेक लगी हुई है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो गाड़ी जो है वो या तो चलेगी नहीं, और अगर चलेगी तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी। वो अपनी जितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए, जितना आपने उसको एक्सेलरेटर प्रेस किया हुआ है, उस स्पीड से नहीं चलेगी। और अगर इस प्रैक्टिस के साथ आप चलते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो उसका इंजन खराब होगा, आपका नुकसान होगा, और अगर आपने गाड़ी को उस प्रॉपर स्पीड पे चलाना है तो आपको ब्रेक जो है वो लूज करनी पड़ेगी। अब इसी तरह से हमारे जो जिंदगी में रवैये हैं वो भी इसी तरह से हैं। जो नेगेटिव रवैये हैं, नेगेटिव बिहेवियर जो है वो ब्रेकों की तरह काम करते हैं। हम आगे जाना चाहते हैं लेकिन हमारे जो नेगेटिव बिहेवियर है वो हमें रोक लेते हैं, तो उनसे हमें निजात हासिल करनी पड़ेगी अगर ज़िंदगी में हमने आगे बढ़ना है। किसी भी फील्ड में, स्टूडेंट के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक एम्प्लॉयर के लिए, तो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो तो हमें अपने नेगेटिव रवैयों की ब्रेकें जो हैं वो खोलना पड़ेंगी, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो उसमें पहला रवैया जो है कि हम खौफ में रहते हैं। खौफ किस चीज़ का? कि हम खतरात मोल नहीं लेते, हम अपनी ज़िंदगी को आसान अंदाज में गुजारना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग नहीं होता हमारे अंदर। तो ज़िंदगी को हमें समझना है कि लाइफ आसान नहीं है, ये हर वक्त तो फूलों की सेज नहीं है, ये हार्ड है। ज़िंदगी सख्त भी है और उसके साथ साथ ये अनजस्ट भी है। बहुत से ऐसे मामला आते हैं ज़िंदगी में कि जिसमें आपका रोल नहीं होता लेकिन उसका नतीजे आपको भुगतने पड़ते हैं, तो ज़िंदगी को इस तरह आपने एक्सेप्ट करना है। अब जब खतरात मोल नहीं लेंगे तो ज़िंदगी की मुश्किलात कम नहीं होंगी। उसके लिए एक मिसाल है कि खतरात मोल लेने का ये मतलब नहीं है कि जी आंखें बंद करके आप किसी चीज़ में छलांग लगा दें, आग में छलांग लगा दें या किसी काम को करना शुरू कर दें। उसको कैलकुलेट करना है, उसके रिस्क को आपने। उसको एक मिसाल से मैं वाज़ह करता हूँ कि पहाड़ की चोटी सर करनी किसी ने, कोपैमा जो है, तो जो प्रॉपर कोपैमा होते हैं, माउंटेनियर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पहले उसको स्टडी करते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टॉप पे पहुंचने की वो पूरी करते हैं, फिर जाके उस काम पे। उसमें खतरा तो होता है, और बहुत से ऐसे माउंटेनियर हैं जो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जख्मी हो गए सारे ट्रेनिंग और नॉलेज के बावजूद, लेकिन वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। और अगर कोई शख्स अनट्रेन्ड है, जिसको उसकी डायनामिक्स का नहीं पता, माउंटेनियरिंग का, ना उसने कोई ट्रेनिंग ली, ना उसने उसके मतलब को पढ़ा, ना उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये है कि आंखें बंद करके ये खतरा मोल लेने के बराबर है। तो जो प्रॉपर अंदाज में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको कैलकुलेटेड रिस्क आप लेते हैं, तो उसमें कामयाबी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, उसमें आपकी सक्सेस का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये होता है खतरात मोल लेना। तो लाइफ में आप जब तक खतरा मोल नहीं लेंगे आगे आप नहीं बढ़ सकते। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ हार्वेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली ये क्या चीज़ है? हमारी ज़िंदगी जो है वो इसी लॉ के तहत चल रही है। इसको लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं, सबब और मुसब्बिब का कानून भी इसे कहते हैं कि हर काम के पीछे कोई ना कोई कॉज होती है। मिसाल के तौर पे आपने अगर फसल लेनी है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि उसका जो बीज है वो ज़मीन तैयार करके उसमें आप बोएंगे। तो जब तक ज़मीन आप बोते नहीं है, जब तक आप बीज बोते नहीं है ज़मीन के अंदर, आपको फसल नहीं मिल सकती। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर डिज़ायर होगी कि मैंने ये फ्रूट लेना है, मैंने ज़िंदगी में ये फल लेना है, तो उसकी ख्वाहिश आपके पास होगी तो आप ज़मीन तैयार करेंगे। ज़मीन तैयार करके उसमें आप सीड डालेंगे, बीज डालेंगे। दूसरी चीज़ कि जिस चीज़ का आप बीज बोते हैं, जो सीड्स आप सोइंग करते हैं, वही आप रीपिंग करते हैं, उसी चीज़ की फसल आपको मिलती है। ये कभी नहीं होता ज़िंदगी में कि आप थोड़ा काम करें और आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए। आप गंदम के बीज जो है वो बोएं और आपको जो है वो चावल की फसल मिल जाए। तो चावल की फसल लेने के लिए चावल के बीज ही आपको बोने पड़ेंगे।
और तीसरी चीज कि एक बीज आप बोते हैं तो उसका फल आपको ज्यादा मिलता है। इससे एक बड़ा अहम सबक हमें मिलता है कि जब आप देते हैं कोई चीज, मुआशरे को कोई चीज आप देते हैं तो उसका रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। एक बीज बोने से, एक पौधे से कितने दाने आपको वापस मिलते हैं। फल का एक पौधा लगाया तो कितने सैकड़ों फल उस पौधे से आपको मिल रहे हैं। तो आपको ज्यादा लेने के लिए ज्यादा देना पड़ता है। तो जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न आता है। ये मुआशरे का कानून है। और चौथी चीज कि जो कुछ आप बीज रहे हैं वही आपको मिल रहा है और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पेन्स लेनी पड़ रही हैं। ये नहीं है कि ओवरनाइट आपको उसका कोई रिजल्ट मिल जाए। उसके लिए जितना एक नेचुरल टाइम चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, वो लगाना पड़ता है आपको। एक किसान जो है वो इंतजार करता है कि जिस दिन उसने फसल काश्त की और जिस दिन उसने उस फसल को काटना है, उस पूरे अरसे में उसने मेहनत की, दिन रात उसकी केयर की, उसके जो लवाजमात थे वो पूरे किए। तो जब तक ये पूरे नहीं करेंगे और उतना अरसा पूरे नहीं करेंगे, अगर थोड़े टाइम के लिए आपने उसकी केयर कर ली, उसको इरिगेशन कर दिया, उसको फर्टिलाइजेशन कर दी, लेकिन कुछ अरसा छोड़ दिया उसकी केयर करना, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट उसका नहीं मिलता। तो आपको पूरा अरसा इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपको उसका फल मिलता है। और एक और चीज, इसकी बड़ी अहम एक मिसाल है चाइनीज बैम्बू ट्री, उसे हम कहते हैं कि उसका टोटल 90 फीट तक उसकी हाइट होती है। अब उसको 90 फीट तक पहुंचने के लिए 5 साल का अरसा लगता है। तो पहले 4 साल तो उसका पौधा, जब किसान जो है वो उसका बीज जमीन में बोता है तो पहले 4 साल वो उगता ही नहीं जमीन से, लेकिन वो लगातार 4 साल उसको पानी भी दे रहा है, उसको खाद भी दे रहा है, उस खेत से जड़ी बूटियां जो है उनको भी खत्म कर रहा है और उसको जानवरों से उस सीड को बचा भी रहा है। तो 4-4.5 साल के बाद जाके वो पौधा जमीन से उगना शुरू करता है और फिर 6 हफ्तों में 90 फुट तक उसकी हाइट होती है। तो उसके पीछे इतनी ज्यादा मेहनत होती है। तो ये लॉ ऑफ द हार्वेस्ट है और इसी को हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। तो जिंदगी का कोई भी शोबा हो, स्टडीज हो, बिजनेस हो, तो उसमें इन सारे स्टेप्स को आप सिमुलेट करेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको फल मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि इंसान को नाकाम करने के लिए उसके रवैये ही काफ़ी होते हैं, पहला ऐसा कौन सा रवैया है जो इंसान को नाकाम बनाता है? वो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हम रिस्क नहीं लेते जिंदगी। हम जिंदगी को बड़ा आसान समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जिंदगी के बिल्कुल बरअक्स है ये सारी चीज। तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, उसमें 7 कांटे भी आपको मिलते हैं। तो ज्यादातर टाइम जो हमने देखा है उसमें आप मुश्किलात पे काबू पाते हैं तो आप आगे जाते हैं। तो किसी चीज का आप रिस्क नहीं लेते। 2 किसान थे, दोस्त थे। तो एक किसान ने अपनी फसल जो है उसने जो प्लान किया हुआ था कि मैं इस खेत में मैं ये चीज काश्त करूंगा, इसमें मैं ये करूंगा, इसमें मैं ये करूंगा, उसने अपना कर लिया। उसने दूसरे अपने दोस्त किसान से पूछा कि जी तुमने गंदम काश्त कर ली है? उसने कहा जी नहीं, इस डर से मैंने नहीं की कि शायद इस दफा बारिशें ना हो। फिर उसने कहा जी चलें ठीक है, आपने गंदम तो काश्त नहीं की, क्या आपने मकई जो है वो उसकी फसल, उसका बीज डाल दिया खेत में? नहीं, मुझे डर है कि जी वो उसको कीड़े खा जाएंगे। उसने कहा तो फिर क्या करना है? नहीं, मैं ये इतना खतरा मोल नहीं ले सकता। तो क्या करेंगे वो सारी चीजें बचा के? अगर ये रिस्क नहीं लेना, ये खतरा मोल नहीं लेना, तो अपने रिसोर्सेज को बचा के आप क्या करेंगे? आप स्टैग्नेट हो जाएंगे, आप वहीं पे रुक जाएंगे, आपकी लाइफ जो है वो जाम हो जाएगी। जब आप एक जगह पे रुक गए तो दुनिया तो नहीं रुक रही, टाइम तो नहीं रुक रहा, जमाना तो आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब है एक जगह पे आप रुके, आप पीछे रह गए। तो इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना है। अगर कोई बच्चा इस डर से कि मैं फेल ना हो जाऊं, वो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेता, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल में दाखिल ही नहीं करवाते कि इस बच्चे से पढ़ा ही नहीं जाना, तो वो कभी भी तालीम याफ्ता नहीं हो सकता, कभी भी उसके पास डिग्री नहीं आ सकती, वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, कभी इंजीनियर नहीं बन सकता। तो इन चीज़ों को साइड पे रख के हमने उस ट्रैक पे जाना तो है, उस ट्रैक को फॉलो तो करना है। तो रास्ते में जितनी मुश्किलात फिर आएंगी उनको आहिस्ता आहिस्ता हल करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जिंदगी जो है वो रिस्क लेने का ही दूसरा नाम है। लेकिन बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना ही प्रेफर करते हैं। तो कंफर्ट जोन में जब आप रहते हैं तो फिर आपको उतना ही मिलता है जितना आप काम कर रहे हो, फिर उसमें आप तरक्की नहीं कर सकते, आप जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकते। क्योंकि चेंज जो है लाइफ में, चेंज इज इंडिस्पेंसिबल, नागुज़ीर है।
जब तक चेंज नहीं है तो जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकती, दुनिया आगे चल नहीं सकती। शुरू से लेके जब से दुनिया बनी है तो आज तक चेंज ही जमाने को लेके आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप नॉलेज ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं करेंगे, आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे जिनसे आप सीखें, तो फिर वहीं तक आप रह जाएंगे। और फिर वही बात हो जाएगी जो पहले मैं अर्ज किया कि आप एक जगह पे खड़े हुए हैं, दुनिया तेज़ी से गुजरती है। अच्छा, हमारे अक्सर कुछ लोगों में ये होता है कि शायद वो इतना नेगेटिव एटीट्यूड नहीं अपनाते, लेकिन उनको बहुत वो पेस में रहकर आगे चलते हैं, मतलब उनकी वो स्पीड नहीं है जो शायद ज़माने की होती है। वो अपने कंफर्ट जोन में भी रहते हैं, चैलेंजेस भी लेते हैं, लेकिन उनका जो पेस है वो बड़ा स्लो होता है। इस उनके लिए क्या हो सकता है? उनको ये देखना पड़ेगा कि आपने आगे जाना है तो हर रोज़ और आजकल जितनी तेज़ी से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में चेंज आ रही है, तो आपको हर रोज़ अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना, नई नई टेक्निक्स जो हैं, नई नई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अपने जिम्मेलेट करनी है, वो अपने हासिल करनी है। और जो नई नई स्किल्स आ रही हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में भी हैं उनको आपने हासिल करना है, तभी जाके आप आगे जा सकते हैं। आज से चंद साल पहले ऐसा नहीं था, जो लोग जो हैं वो एक उन्होंने फील्ड चूज़ किया वहीं पे रह जाते थे। तो आज मैं अगर एक मिसाल दूँ, एक डॉक्टर की मिसाल है, कुछ स्पेशलिस्ट है, आज से थोड़ा अर्सा पहले स्पेशलिस्ट इतने ज़्यादा नहीं थे, सिंपल MBBS की डिग्री जो है वो काफ़ी समझी जाती थी। अब जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती जा रही है, और जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज किए होते हैं, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो एक साल में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं और साथ साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, इंटरनेशनल फोरा पे जाके, इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में जाके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो सेम इज़ द केस विद इंजीनियर्स। तो लाइफ के किसी भी शोबे में आपने जाना है तो उसको कंफर्ट जोन से आपने निकलना है। अगर कंफर्ट जोन से आप नहीं निकलेंगे तो फिर रुक जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, उसमें आपकी यकसानियत आ जाएगी, मोनोटनी आ जाएगी, तो उसमें डाइवर्सिटी नहीं रहेगी। तो उसको आपने अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है। और जितने कामयाब लोग हैं, जितने आगे बढ़ने वाले लोग हैं, तभी आगे बढ़ते हैं जब वो एक जगह पे खड़े नहीं रहते, ज़माने के साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कामयाबी के बाद एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को किस तरह से टैकल करना पड़ता है? अब उसमें डिपेंड करता है कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दैट सक्सेस। कामयाबी की तारीफ उनके नज़दीक कि सिर्फ वो एक डिग्री लेने को कामयाबी कह रहे हैं या एक बहुत ज़्यादा पैसा हासिल करने को कामयाबी कह रहे हैं। तो कामयाबी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो जब तक वो सारे कंपोनेंट्स हम कामयाबी के पूरे नहीं करेंगे तो एक रियल आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। उसमें आप फिर कंफर्टेबल, आप एक हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकते। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर रहे होते हैं कि आपको डिग्री आ गई तो अगर आप नेगेटिव बिहेवियर में चले गए, उस डिग्री का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास एक अच्छा प्रोफेशन आ गया, आपने डिग्री ली, आपने अच्छी जॉब मिल गई, आपका बिजनेस सेट हो गया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप सोशल रिलेशंस में पीछे चले गए। आप पैसा तो इकट्ठा कर रहे होंगे, लेकिन जब आप सोशल रिलेशंस में पीछे चले गए तो फिर भी वो 100% कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी के जो पूरे सारे कंपोनेंट्स हैं उनको पूरा करना लाजमी है। तो जिसमें प्रोफेशन एक है, पैसा एक चीज़ है, सोशल रिलेशंस दूसरी चीज़ है, और आपके हायर आइडियल्स क्या हैं लाइफ के, कि वहीं तक आपने रहना है या मुआशरे को या कम्युनिटी को या सोसाइटी को आपने कंट्रीब्यूट करना है, किन आइडियल्स पे जाके आप अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन कुछ के नज़दीक कामयाबी का क्राइटेरिया हर एक के नज़दीक डिफरेंट होता है, और कुछ के लिए सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट उनकी कामयाबी होती है, कुछ के लिए उनकी सोशल जो एक सर्कल डेवलप होना वो एक कामयाबी होती है। तो हर एक केस में तो वेरी करते हैं उनके एटीट्यूड। नहीं, वेरी करता है, लेकिन अगर एक ही चीज़ को आप रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैसे को रखते हैं कि जी इतने ज़्यादा पैसे मैंने कमाने, इस लेवल तक मैं अपने बिजनेस को लेके जाना है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ इफेक्ट होती है कि आपके सोशल रिलेशंस नहीं रहते, आप मुआशरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? आप अगर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे तो उसका कहीं ना कहीं जाके फिर वो क्लैश आ जाएगा, वो आपके फैमिली लाइफ अफेक्ट होगी। इसी तरह से आप सोशल लाइफ आपकी अफेक्ट होगी और आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। आप अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं,
आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर रहे, अपनी सेहत के मतलब आप नहीं सोच रहे, जितना फिजिकली आपको फिट रहना चाहिए उतना आप नहीं टाइम दे रहे अपने आप को फिट रखने के लिए, तो अल्टीमेटली डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ मनी, तो आपकी सेहत जब खराब होगी तो वो पैसा जो है वो आप डॉक्टर को दे रहे होंगे, वो आप हॉस्पिटल को पे कर रहे होंगे, उसको एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, कि बहुत ज़्यादा पैसा होना एक चीज़ है, उसको अच्छे अंदाज में एंजॉय करना एक सेहतमंद जिंदगी के साथ और अच्छे सोशल रिलेशंस के साथ, अच्छी फैमिली लाइफ के साथ, वो दूसरी बात है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर एक कामयाब लाइफ होगी। अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो वहाँ पे टेंशन, एंग्जाइटी, फियर, परेशानी, ये सारी चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रीप इन कर जाती हैं। ये कामयाबी के साथ तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं होती हैं। अगर आपने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया हो या सारा कुछ किया तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर को, आपने फियर वाली बात की थी, हमेशा रहता है। नहीं, शॉर्टकट्स का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो फियर तो उसमें आएगा, उसमें एंग्जाइटी आएगी। जब आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल को आप वायलेट कर रहे हैं, जो इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं जिंदगी गुजारने के, तो शॉर्टकट्स में कहीं ना कहीं उनकी खिलाफ वर्जी आप कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी ना किसी असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, किसी न किसी आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, इखलाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो तभी जाके शॉर्टकट आप लेते हैं। तो जब शॉर्टकट लेंगे तो उस कानून की खिलाफ वर्जी पे जो उसका रिजल्ट आना है वो तो लाजमी आएगा, वो जल्दी आए या देर से आए ये एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट सामने आएगा और वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, आपकी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करेगा, आपकी फैमिली लाइफ भी उससे अल्टीमेटली इफेक्ट होगी। अच्छा, फिर सब आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज, डिटेल मैसेज हमारे देखने वाले को दें। जिंदगी आसान नहीं है, इसमें आसानी भी है और मुश्किलात भी हैं, और ये हर वक्त जस्ट भी नहीं होती, मुनसिफाना भी नहीं होती। तो इसलिए जिंदगी में हमेशा तैयार रहें खतरात से खेलने के लिए। खतरात मोल लेना शुरू करेंगे, रिस्क टेकिंग करेंगे, तो आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास मौके आएंगे। और दूसरा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के सबब और मुसब्बिब का जो कानून है उसको फॉलो करें, और ये कानून कुदरत है और पूरी कायनात इसी कानून के तहत चल रही है और ये निज़ाम कायनात कायम है। अच्छा, इंसान को, सॉरी एक सवाल मैं एक और करना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि एक सेटअप चल रहा है, एक यूनिवर्सल चीज़ है कि हर एक की नेचर, हर एक के एटीट्यूड्स, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं। तो इन वेरी एटीट्यूड्स के साथ एक तो जो कहने क्राइटेरिया होगा जिस पे सारे इंसान फॉल करते हैं, या हर एक का वेरी करता है वो क्राइटेरिया? नहीं, ये हर एक का वेरी करता है, हर एक वो डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में वो जवान हुआ है, घर का माहौल क्या था, उस सोसाइटी का, कम्युनिटी का माहौल क्या था, तो उसकी कंडीशंस, किन कंडीशंस में मतलब वो वेरी बड़ा हुआ है, और उसकी कंडीशनिंग किस अंदाज में हुई, तो वो वेरी करता है। लेकिन उनको फिर वो स्ट्रीमलाइन करना होता है ना, उनको संभालना होता है उन सारी चीजें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, फैशन के हवाले से भी कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ब्रेक को जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और अब थोड़ी सी फैशन की हम बात करेंगे। कपड़ों की बात करते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि कपड़ों की बात पूरा दिन करा लें हम, अच्छे डिज़ाइन, अच्छे कपड़े, हर वक्त बात हो सकती है। एक्चुअली आज जिन आपको डिज़ाइनर से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, इनकी कलेक्शन देखकर आप वाकई कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। और ये किड्स में भी डील करते हैं, फ्रेट भी है, ब्राइडल भी है, हर तरह की कलेक्शन इनके पास मौजूद है। इनकी ड्रेसेस भी अपने साथ ये लेकर आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमें ज्वाइन किया है फादी और निमान ने, दोनों को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अच्छा फादी, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, कब से आप लोगों ने अपना ब्रांड शुरू किया और आगाज़ कैसे हुआ? बेसिकली फैशन का शौक़ था, वो तो एक शुरू से, एक स्टार्टिंग से लेके जब बचपन से था तब भी ड्राइंग वगैरह उसी से लेके चल रहा था। और उसके बाद मेरे ख्याल दिल्ली में ज्वाइन ली, मैंने फ़ैशन पढ़ा। उसके बाद फिर मेरे ख्याल 2011 से हमने इसको स्टार्ट किया और प्रॉपर इसको मार्केट में लेके आ गए थे हम लोग। ज़बरदस्त। तो आइडिया बेसिकली क्या था इस ब्रांड के पीछे, फादिया निमान के पीछे? मेरा ख्याल है मार्केट में जितने ब्रांड हैं ना हमारे, उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो हम लोग एक आइडिया लेके आए थे कि कम बजट के अंदर, जितना मिनिमम बजट लोगों को होता है उसके अंदर लोगों को अच्छी चीज़ रिड्यूस करवाई जा सके। ज़बरदस्त। अच्छा ईमान, आपकी जानिब आऊँगी। अब फैशन अब चूँकि टाइम के साथ साथ बदल रहा है, हर डिज़ाइनर अपनी अपनी मुख्तलिफ रेंज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं।
आप लोगों की कलेक्शन किस तरह की है, क्या क्या उसमें है, प्रेड, फॉर्मल? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम ऑल टाइप लाइक कैजुअल प्रेड में जा रहे हैं, ब्राइडल हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ऑल टाइप। ठीक है, तो इस सब पे वर्किंग है हमारी। इस सब पे वर्किंग कर रहे हैं। Yeah. तो आप जो बेसिकली खवातीन के कपड़ों की पहले हम बात करें, फिर जी। मेंस वेयर पे भी आते हैं, किस तरह के ट्रेंड्स इन हैं, क्या चल रहा है आजकल? आजकल हमारी पब्लिक ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है वेस्टर्न कट की तरफ। वेस्टर्न का? या कैप स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स, ऑफ स्लीव्स, ये ट्रेंडिंग है। ठीक हो गया। और कट्स में गाउन्स हैं? या लॉन्ग, शॉर्ट, ऑल टाइप, ठीक हो गया। अच्छा फादी, डिपेंड ऑन मूड। हाँ Yeah. बिल्कुल। अच्छा अब लोगों में सेंस, आपको क्या लगता है कि टाइम के साथ साथ कितनी सेंस लोगों की डेवलप हुई है ड्रेसिंग को लेकर, वार्डरोब को लेकर? वो तो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले लोग किड्स की तरफ नहीं आते थे, अब तो किड्स के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं कि मेरे ख्याल कंपटीशन अब ज़्यादा, पहले लेडीज़ के अंदर होता था, अब किड्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। किड्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, वेस्टर्न बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसके बाद बारबी के अंदर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, सोफियास पे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब तो कार्टून कैरेक्टर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, वो वाले अच्छा। ड्रेसेस भी बना के दे रहे हैं हम लोग। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जो आज आपकी कलेक्शन है इसमें क्या क्या वैरायटी है हमारे पास? इसमें हमारे पास लॉन्ग है, किड्स है, गाउन है, 3D का काम है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर इनमें। ठीक हो गया। अच्छा, कलर की बात करें मान, तो कलर्स किस तरह से आजकल लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो किड्स में हो, वेमेन में हो? ये भी, इसकी अगर मैं बात करूँगी तो ये भी डिपेंड ऑन मूड और थीम, राइट, और वेदर। सही। और आजकल पेस्टल्स तो ऑल टाइप आपको पता ही है। उसके अलावा डार्क शेड, और अगर इवनिंग का कोई फंक्शन है तो डार्कर में जा रहे हैं सारे, लाइक ब्लैक, नेवी ब्लू, डार्क प्लम, पर्पल। अच्छा, ब्राइडल्स में किस तरह के कलर्स हैं, क्योंकि आप तो ब्राइडल डव, आइवरी और ऑफ वाइट, पिंक, पीच, इस तरह के कलर हैं। अच्छा जी, हम लाइव कॉल्स भी लेंगे। अगर आप फैशन ट्रेंड्स के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं फादी और ईमान से, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फादी, आज जब हम बात करते हैं कपड़ों की, तो स्पेशली फिजिक, आपकी जो कम्प्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्शन कलर की, कट की बड़ी ज़रूरी होती है। तो किस तरह से आप लोगों को गाइड करेंगे? हाँ, बेसिकली जो कलर होता है, ख़ासतौर पे जिनके कलर डार्क होते हैं, उसके लिए हम फिर थोड़ा डार्क शेड यूज़ नहीं करते और उसको लाइट पे लेके आते हैं। और जिनकी फिज़ीक थोड़ी हेल्दी होती है, उसके लिए भी हम फिर कुछ उसके अंदर पैनल ऐड कर लेते हैं, ताकि फिज़ीक जो है ज़्यादा हेल्दी नज़र ना आए, तो लाइंस का इफेक्ट दे लेते हैं। इन चीज़ों को लेके हम उसको थोड़ा स्लिम लुक दिखानी होती है। सही सही। अच्छा, आपकी कलेक्शन देखते हैं, उधर चलते हैं। तो ईमान, आप भी आ जाए, आपकी कलेक्शन हम देख लेते हैं जी, किस तरह की कलेक्शन है, कुछ उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये वाला ड्रेस देखेंगे। आप इस तरफ आ जाएं ईमान, ताकि हम इस कैमरे में दिखा सकें। हाँ जी, ये तो बहुत थीम बेस्ड लग रहा है। सेंड्रेला, यू कैन से सेंड्रेला ड्रेस, राइट। और बाकी कलर स्कीम, कलर थीम कोई देना चाहे उसके अकॉर्डिंग, अपने बेबी की चॉइस के अकॉर्डिंग। मोस्टली बच्चे अब अपनी चॉइस हमें खुद बता रहे हैं। अच्छा, बच्चे खुद बताते हैं, उनको कार्टून कैरेक्टर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आई गेस। तो ये इट्स अ पफी, फ्लेरी, और तो इसमें ये तो मेरे ख्याल से सारे पर्ल्स हाथ से लगे होंगे। बिल्कुल, ये हैंडमेड है, ये भी हैंडमेड है, ठीक है। बाकी प्लेटेड, और इसकी जो वेस्टर्न आप देख रहे हैं। सेकंड, ये इसकी जो स्पेशलिटी है, इसकी इनविजिबल क्वालिटी है। अगर आप इसको थ्रू आउट नीचे से देखें, ओह, बच्चे इरिटेट नहीं होते। सही 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 सही। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये इसका इतना ज्यादा फ्लेयर है कि जो बच्चों को थीम बेस्ड बर्थडे पार्टीज होती हैं या उनके स्कूल में कोई इवेंट्स होते हैं, मैं वही बात की थी कि मेरी नीस की जब भी कोई एक्टिविटी होती है ना, ओहो, उसको लगाना भी उतना ही मुश्किल है। एक्टिविटी होती है, सबसे पहले हमें टेंशन होती है जी थीम बेस्ड कपड़े कहाँ से आएंगे। अच्छा जी, और कलेक्शन प्लीज ईमान हमें दिखाइएगा, इसमें इसके कट्स और इसके हवाले से बताएं। इट्स अ वेस्टर्न कट, ठीक है, लॉन्ग मैक्सी, ठीक है, और उतनी ही कंफर्टेबल है, वेयरिंग पे भी कंफर्टेबल है। सही सही सही। अच्छा, गाउन्स का ट्रेंड कितना इन है और किस बहुत तरह से चल ज्यादा रहा है? नए सिरे से फिर बहुत ही है। अच्छा, पहले तो आया था कि लोग गाउन ज्यादा प्रेफर करते थे, और अभी भी अच्छा, भी सही, ठीक अब तो गाउन्स में भी थोड़ा वेस्टर्न का वो ले रहे हैं ना। जबरदस्त। इट्स ए हाई लो, हाई लो, ठीक Yeah. है। हाई लो कट है, इसके ऊपर सारा हैंड एम्बेलिशमेंट का काम है, ठीक है। जो इंतहाई बारीक काम होता है, ये वो है। और
प्लस इसकी बैक टेल, ये टेल बैक है नॉट, टाई नॉट। जबरदस्त जबरदस्त। ये जी आप किसी पार्टी वगैरह पे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इट्स रियली प्रिटी। नेक्स्ट ये क्या, ये भी लॉन्ग टेल के साथ, ट्रेल के साथ है। और ये देखें जी, अगर कोई, ये बैक है इसकी Yeah. और ये इसका फ्रंट है। फ्रंट है। ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की लड़कियां होती हैं Exactly. उनको अपनी फेयरवेल्स पे इस तरह के कपड़े लाजमी चाहिए होते हैं। और तब एक तगोदो होती थी कि खुद बनवाना पड़ता था, लेकिन अब डिजाइनर्स के आने से ये आसानी फादी जरूर हो गई कि लोग कस्टम मेड बनवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी फ्रिल के साथ है जी। ये इसकी बैक है और ये इसका फ्रंट है। ठीक हो गया भाई। ये कलर बहुत ब्राइट है, इस कलर के वाले से बताएं कितने कलर लोग इसको ये पसंद एक्चुअली करते हैं? इवनिंग कलर है, राइट? अगर आप शाम का कोई फंक्शन है, आप ये पहन रहे हो और इसमें एक फेस ग्लो करता है आपका। जिनके डार्क टोन है थोड़ी, तो वो भी इसमें थोड़ी उनको bright- सूट करेगा Yeah, ये ब्राइट कलर? बिल्कुल करेगा। बिकॉज डार्क टोन वाले प्रेफर करते हैं थोड़े डार्क कलर्स। नहीं डार्क देना हाँ। उनको हम इस तरह के कलर दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। सही सही सही। ठीक हो गया। ये कुछ फॉर्मल लग रहा है। जी बिल्कुल। इसे आप रिसेप्शन ड्रेस में भी कर सकते हैं। और प्लस प्लस पाउच है इसका बेसिकली। ठीक हो गया। और इसकी और इसका वर्क देखें, इसका थ्रेड वर्क, इसका एम्बेलिशमेंट का काम सारा, और इसमें जो टच दिए हैं हम लोगों ने अच्छा, कलर्स के, कलर्स के हवाले से बताएं। ये कलर बहुत है नए और लोग इसको यही मैं reception आपको में कह बहुत रही ज्यादा- थी कि डव शेड, ग्रे शेड बहुत ही बहुत इन है। ज्यादातर ब्राइडल्स पसंद करती हैं या वैसे ब्राइडल्स। ब्राइडल्स पसंद करती हैं। लवली। अच्छा, हमारे पास 2 ड्रेसेस और हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये भी कुछ बहुत क्यूट सा ड्रेस है जो मदर्स अपने बच्चियों के लिए ढूंढ रही होती हैं ड्रेसेस, उनके लिए खासी हेल्प है। और हमें मोस्टली यही सुनने को मिलता है कि थैंक यू ईमान कि आप लोग आ गए हो मार्केट में, कि हमें कुछ अच्छा। स्पेशल मिल जाता अकॉर्डिंग है। टू पिक्चर या ये अकॉर्डिंग देखें टू जी, ये 2 थीम। ड्रेसेस हैं। ये थीम के अकॉर्डिंग जैसे थे। इसका ये आगे ये भी बहुत टोटली प्यारा है। हैंडमेड है, फेदर अच्छा। बंच है। ओके, फेदर बेंच हैंडमेड है। यस। लवली। अच्छा, इसके साथ वैसे जिस तरह से आपने फॉल है, बच्चे इरिटेट नहीं हो सकते बिकॉज ये बिल्कुल पैरों भी में नहीं। नहीं आ रहा। इट्स ऑल कवर्ड और वो एक कह रहे ना लाइनिंग के अंदर जोड़ा हुआ है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि बच्चे इरिटेट हो गए। बच्चों के उनको संभालना उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक हो गया। आ जाए ईमान, हम उस तरफ चलते हैं और थोड़ी सी डिस्कशन और करते हैं। अच्छा फादी, इस तरह के कट्स पहले तो मार्केट में नहीं, आप जो कि कस्टम मेड होते हैं और नहीं बनाए जाते थे, और आप काफ़ी हद तक इस पे वर्किंग आप लोगों ने की है। कैसा रिस्पांस आया शुरू में और अब कितना फ़र्क आया रिस्पांस? आज शुरू में तो थोड़ा सारी बात है, कोई काम भी स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल आती ज़रूर है। और इन कट्स को लेके थोड़ा सा फिर, क्योंकि डाई भी इसकी हम लोग खुद करवा रहे होते हैं, और उसके अलावा फैब्रिक भी, उसके अलावा जिसमें हम लोग फेदर्स वगैरह लगा रहे हैं, 3D का काम कर रहे होते हैं। फिर एम्बेलिशमेंट, अब पहले किड्स के अंदर एम्बेलिशमेंट नहीं आती, तो अब तो किड्स के अंदर एम्बेलिशमेंट भी आ गई है। एम्बेलिशमेंट भी आती है। अच्छा, किस मदर्स अपने लिए कुछ वो होता है ना कि Yeah. ट्विनिंग के साथ अपने बच्चों एग्जैक्टली लाइक मॉम लाइक डॉटर। अच्छा, अभी जो भी आ रही हैं, ईमान मेरा ये कलर है, मेरे साथ मेरी बेबी का कलर है, जबरदस्त जबरदस्त। और बल्कि फादर थीम भी चल रही है, अच्छा, बेबी बॉय का भी कर तो आप रहे मेंस वेयर को भी डील या करते हैं? अच्छा, मेंस वेयर में किस तरह की कलेक्शन है आपकी? 3 पीस, 2 पीस, उसके अलावा वेस्ट कोट्स, मतलब जो एक ट्रेंडी चीज़ें सारी मार्केट के अंदर, Prince coat। प्रिंस कोट। तो उसमें क्या फैब्रिक कैसा यूज किया जाता है, किस तरह का उसका उसके कलर? अंदर सारे सूटिंग के कलर्स ही आते हैं। ग्रे की टोन थोड़े ज़्यादा इन है इस टाइम, इन दिनों खास तौर पे बहुत ज़्यादा इन है ग्रे की टोन। उसके अलावा ब्राउन के शेड बहुत ज़्यादा इन दिनों मैंने बनाए हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न आगे अभी भी चल रही है और साथ साथ आगे से स्टार्ट भी हो रहा है शादियों का सीज़न। तो सारे ग्रे की टोन, मोस्टली ग्रे 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 और ब्राउन। सही। अच्छा, आप लोगों का आउटलेट कहाँ पर है जहाँ पे लोग? MM आलम रोड पे, अच्छा, किस जगह पे, ताकि लोग टावर में MM आलम रोड पे, और 2nd फ्लोर है। 2nd फ्लोर पे है जहाँ आपकी सारी कलेक्शन डिस्प्ले होती है, आप लोग खुद वहाँ मौजूद होते हैं? स्टाफ है उधर। स्टाफ होता है और वो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, कस्टम मेड में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? किस चीज़ की होती है ये हमें बताया जाता है। अगर हमारा उधर कोई आर्टिकल पड़ा है, उसमें हमें बताया जाता है कि हमें इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, ये हमारा बजट है।
स्पेशली मैं आपको बता दूं, बजट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। बजट के अकॉर्डिंगली लोग कस्टम कर देते हैं, अगर काम कम करवाना है, कुछ Exactly. करवाना है। अभी हम जब कपड़ों की बात करते हैं तो कपड़ों में एक सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है और लोगों को उस पर कन्विंस करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बारी बारी आप दोनों से जानूंगी, फादी कितना मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना कि उन पे ये अटायर सूट करेगा या नहीं? अब तो मेरे ख्याल है मार्केट के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं ना, अब वो वाला दौर चला गया हुआ है कि आप फोर्स करते थे कि ये बनवा लें आपको सूट करें। अब तो मार्केट के अंदर मेरे ख्याल है वैरायटी इतनी ज़्यादा है, डिज़ाइन इतनी ज़्यादा है और डिज़ाइनर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आ गए हैं। अब मेरे ख्याल है हर बंदा बड़ी अच्छी तरीके से जाके अपनी चॉइस कर सकता है और अपनी अच्छी कस्टम मेड चीज़ें भी बनवा सकता है। अब तो मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। ईजी हो गया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादा, क्योंकि पहले तो लोगों की डिमांड्स भी डिफरेंट हुआ करती थी उनका। अब अवेयरनेस ज़्यादा है, वो ऑलरेडी सोच के आते हैं हमारे पास। सही, तो आपको बस उनको एक उसको अमली जामा पहनाना होता है कि ये और एक अच्छा डिज़ाइनर पहले अपने क्लाइंट को सुनता है, उसके बाद फिर अपनी सजेशन देता है। सही सही। मैं गाइड ज़रूर करती हूँ कि आपकी ये पर्सनैलिटी, आप ये पहन लें, आप अच्छी लगेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती मैं। सही, ठीक हो गया। अच्छी सी डिस्कशन तो जारी है, पिक्चर ऑफ द डे भी आपको दिखाते हैं और उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी, बारिश का मौसम है, जहां एक तरफ गर्मी की सताई आवाम सुहाने मौसम को एंजॉय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर गरीब आवाम की बात की जाए तो वो हुकूमत को दहाइयाँ देने में मसरूफ है। इसमें कोई शक नहीं कि बारिश का बरसना एक कुदरती अमल है, लेकिन बारिश के बाद जो निकासी आब है वो आवाम का जो अव्वलीन मसला है वो होता है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कुछ अफराद कूड़े भरे पानी से गुजर रहे हैं। निकासी आब में इंतजामिया की गफलत तो बिलाशुबा है ही है और वो हर बारिश के बाद हमें नजर भी आती है, लेकिन इंफरादी सतह पर ये हमारी भी गफलत है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को जहां दुनिया भर में डिस्करेज किया जाता है, उसकी एक बड़ी वजह आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि प्लास्टिक की जो बैग्स का इस्तेमाल है हम वो करके सड़कों पे, नदी नालों में फेंक देते हैं, जिसके बाद बारिश के मौसम में निकासी आब का मसला पैदा हो जाता है। इंतज़ामिया को तो हम ब्लेम करते ही करते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लें कि हम ये जो कूड़ा फेंकने का एक कॉन्सेप्ट है इससे थोड़ा साइड पे आए और एक प्रॉपर वे में जहाँ कूड़ा डिस्पोज किया जाता है अगर उसको अपने माइंड में रखें, मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो बाद में हम इंतज़ामिया को कोस रहे होते हैं कि पानी नहीं निकल रहा, बारिश हुई है, अब भी इतनी देर देर तक सड़कों पर पानी जमा है, हमारे बच्चे गुजरते हैं, नमाजियों को मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम एज अ इंडिविजुअल या अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपनी गली मोहल्लों के अंदर ये प्रैक्टिस शुरू करें कि कूड़े को प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए तो बहुत सारे मसाइल हमें हल हो सकते हैं। और जिस तरह पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बारिश के बाद इस गंदे पानी में से गुजर रहे हैं, जहाँ पे कूड़ा है, प्लास्टिक बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, और सबसे बढ़कर हमें प्लास्टिक बैग्स को या बॉटल्स को सबसे ज़्यादा डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी में ये बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं और दुनिया भर में इस पर बहुत सीरियसली गौर किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस गौर करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा जी, ये तो आपको हमने बताया, लेकिन जश्न आज़ादी चूंकि आने वाली है, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, तो जश्न आज़ादी के हवाले से लाहौरियों का जज्बा भी दीदनी है। अलमराज काउंसिल में सजी तलबा के फनपारों पर मबनी नुमाइश ने शायकीन के दिल मोह लिए। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। शहर में यौम आज़ादी के हवाले से जोश खरोश जारी, मुख्तलिफ तकरीबात में तलबा और सिविल सोसाइटी की गहरी दिलचस्पी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जश्न आज़ादी के हवाले से नुमाइश सजी। नुमाइश में जामियात और कॉलेज के तलबा ने फनपारों के जरिए पाकिस्तानी सकाफत और तारीख को उजागर किया। तलबा ने बताया कि पेंटिंग के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के कलर्स जो आजकल थोड़े से हम वेस्टर्न साइड पे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे हैं, वो एक मेमोराइज करवाना पड़ता है लोगों को अपने कलर्स और अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। इस सारी एग्जीबिशन के थ्रू हम लोग उनको बता सकते हैं एक पॉजिटिव मैनर में कि व्हाट इज़ पाकिस्तान फॉर अस, हम कैसे देखते हैं पाकिस्तान को और हम कैसे चाहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान को देखें हमारी नज़रों से। शायकीन ने तलबा के फनपारों को सराहा और दिल खोल कर दाद दी। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ सलमान नजीब भट्ट, लाहौर न्यूज़। जी, पैकेज आपने देखा, अभी दोनों मेहमानों से एक मैसेज लेंगे। फादी, क्या मैसेज देना चाहेंगे कपड़ों के हवाले से लोगों को? कपड़ों के वाले बस यही कहना चाहूँगा कि जितनी आपका बजट हो ना उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े बनवाएं। एक्स्ट्रा बजट के अकॉर्डिंग कोई कपड़ा ना बनवाएं कि आप उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस आए। जितना आपका बजट होता है उसके अंदर रह के अपना काम करवाएं।
ठीक हो गया ईमान का। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पॉकेट के मुताबिक आप डिस्कस करें, उसी में जो भी आप लोगों ने कमी पेशी करवानी है आप करवाएं अपनी पॉकेट के मुताबिक। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का जनाब। अपने देखने वालों से हम इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल हमारा बेस्ट ऑफ होगा, मिस मत कीजिएगा। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर, लाहौर न्यूज़ HD। अगर शो मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।